नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लासेस विद वर्ल्ड में। आज हम पढ़ रहे हैं CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके ही आज हम 30 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को ध्यान से लगाइए। पहला प्रश्न है, डिसलेक्सिया का संबंध है पढ़ने की अक्षमता से, लिखने की अक्षमता से, आंकिक अक्षमता से या फिर तार्किक अक्षमता से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंकिक अक्षमता से। दूसरा प्रश्न है, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके, कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। तो इसमें प्रश्न है, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सीखने हेतु उचित स्थान और वातावरण का सृजन करके। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? कुशल मुख्याध्यापक, दूसरा स्कूल का स्वास्थ्य वातावरण, तीसरा आदर्श अध्यापक, चौथा पुरस्कार और दंड। तो इसमें से हमें जो अच्छे अनुशासन के जो तत्व होते हैं वो उसका आंसर है ये सभी चीज़ें, कुशल मुख्याध्यापक, स्कूल का वातावरण, अध्यापक और पुरस्कार एवं दंड, ये सारी चीज़ें एक आदर्श अनुशासन के लिए ज़रूरी हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाले गुण हैं लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान या उपरोक्त सभी। तो एक आदर्श अध्यापक जो होता है उसके लिए हमें लोकतांत्रिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए, उसमें उसको विषय वस्तु पर उसका अधिकार भी होना चाहिए, उसे बाल में मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाला जीवन के मध्य मतलब 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? जो पिछड़े बालक होते हैं वो अपनी आयु के अनुसार अपनी नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर सकते हैं। यह कथन किसका है? सिलेट एवं बर्ट, टर्मन, ट्रेलर या मार्ट्रिस। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका सिलर बर्ट का। बर्ट ने बोला था कि जो पिछड़े बालक होते हैं वो अपनी आयु से सामान्य कक्षा में रहते हुए भी अपनी नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर सकते हैं। छठवां क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? आपकी कक्षा में कोई बच्चा आपको परेशान करता है तो वो अप्रासंगिक प्रश्न आपसे पूछता है, तो आप क्या करेंगे? प्राचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके माता पिता से उसकी शिकायत करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों कि ना तो आप उससे प्राचार्य की शिकायत करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव आंसर हो जाएगा, आप उसे डांटेंगे नहीं क्योंकि ये भी नेगेटिव आंसर है, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे ये भी नहीं, आप उससे बातचीत करेंगे, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, प्याजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो प्याजे का जो संबंध है अमूर्त एवं तार्किक है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका सही आंसर हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। NCF 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। 2005 में जो संस्तुति आई थी उसके अनुसार 1 व 2 क्लास 1 एवं क्लास 2 के जो बच्चे होते हैं उनका मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? उन्होंने पहला है लिखित परीक्षण के आधार पर, दूसरा मौखिक परीक्षण के आधार पर, तीसरा लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर या चौथा प्रेक्षण के आधार पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेक्षण के आधार पर।
क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। संस्कृति जो होती है उसका हमारी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति का परिष्करण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति के परिष्करण, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10वें पे चलते हैं। कोमल शिल्प उपागम, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है रेडियो से, दूरदर्शन से, कंप्यूटर से या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुरूप। तो कोमल मनो उपागम बोला है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुप्रयोगों से। क्वेश्चन नंबर 11 है उसका, एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है। इसका तात्पर्य है कि ए वह उच्च बुद्धि वाली है, बी वह उच्च अनुशासन प्रिय है, सी वह हास्य परिहास वाली है, या डी वह संतुलित व्यवहार वाली है। शिक्षिका का जो भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वह एक संतुलित व्यवहार वाली है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। ए इनका अंकन शीघ्रता और सुगमता से किया जाना चाहिए। किसका? वस्तुनिष्ठ परीक्षण का जो अंकन है वो शीघ्रता से और सुगमता से किया जाना चाहिए। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होती हैं। वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होती हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका दोस्तों लगाइए क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर लगाइए। इसका इनका अंकन शीघ्रता और सुगमता से होना चाहिए, या ये परीक्षणों में व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित होनी चाहिए। और तीसरा वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होनी चाहिए। तो इसका आंसर तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, मतलब पहला भी सही है, दूसरा और तीसरा तीनों इसके आंसर सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 14वें क्वेश्चन पर चलते हैं। एक सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। ए धर्म, बी शिक्षा, सी सरकार, या डी जाति। तो दोस्तों समाज में जो परिवर्तन लाई जाती है वो शिक्षा के माध्यम से ही लाई जाती है, इसीलिए शिक्षा इसका कार्यकारी कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। राष्ट्रीय दृष्टि वर्धितार्थ संस्था स्थित है। ये इसका आपको इससे दो क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक मिल रहा है NIVH का फुल फॉर्म, राष्ट्रीय दृष्टि वादितार्थ संस्था। ये इसका NIVH इसका आपका ये फुल फॉर्म पूरा नाम हो जाएगा। यह स्थित है शिमला में, कोलकाता में, देहरादून में, या दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों देहरादून में। देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि वर्धितार्थ संस्था स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, या ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 17 पर एक प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, केवल सीखने की योग्यता। तो क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर हो जाएगा योग्यता। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर हो जाएगा योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। रिपब्लिक, जॉन डीवी, ML एंड एजुकेशन, दयानंद सरस्वती, द स्कूल एंड सोसाइटी, प्लूटो,
संध्या विधि रूसो। तो इसका आंसर लगाइए दोस्तों, इसमें आप मेल कीजिए इसको। इसका आपको आंसर लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। इसमें है खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। तो खेल शिक्षण विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं फ्रोबेल। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं फ्रोबेल। किंडरगार्टन विधि उन्हीं ने दी थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 85 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। यह अनुसंधान आधारित धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, सत्य धारणा है या उपरोक्त सभी है। तो जो 21 का आंसर है वो हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रतिभाशाली बालकों में निम्नलिखित विशेषता होती है। प्रतिभाशाली बालकों में निम्नलिखित विशेषता होती है। अधिक महत्वाकांक्षी, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश या उपरोक्त सभी। तो प्रतिभाशाली बालकों में ये सभी चीजें उपलब्ध होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभागी होते हैं, प्रतिभाग करते हैं। शिक्षा केंद्रित होती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है, शिक्षा व्यवहारवादी होती है। तो शिक्षा, इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा बाल केंद्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होता है। जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, बच्चे को कक्षा में अच्छे अंक मिले, जब शिक्षक बच्चे को उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। क्या है, जब उसका संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जब बच्चे के महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, उसे बोलने का अवसर मिले, उसको कक्षा में स्थान मिले, ये सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, बच्चों को अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए पाठ्यपुस्तक में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्या दिए जाने चाहिए। कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चे को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है कक्ष गतिविधि इस प्रकार से होनी हो कि बच्चे के चरित्र निर्माण में सहायता मिले। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। भारत के शैक्षिक इतिहास में किसकी प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया गया है। भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा या इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया है। तो इसको लगाइए। लगाइए। कपिल सिब्बल, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने शैक्षणिक इतिहास में प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार मिले, इस पर इंपीरियल काउंसिल में एक बिल प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 27 है, मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की असफलता का अध्ययन करना या स्वास्थ्य परीक्षण करना।
तो जो मूल्यांकन होता है, तो मूल्यांकन का सबसे सही अभिप्राय, मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों की सफलता और असफलता का अध्ययन करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? नृत्य कला केंद्रित, हस्तकला केंद्रित, पुस्तक कला केंद्रित, संगीत कला केंद्रित। तो बेसिक शिक्षा के लिए जो गांधी जी ने वो हथकरघा मतलब हस्तकला केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल दिया है। अगला है छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना। शाब्दिक पुनर्बलन है, अशाब्दिक पुनर्बलन है, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। क्वेश्चन नंबर 30 पर है, निम्नलिखित में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना, विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना। दृश्य श्रव्य सामग्री का उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर लगाइए। तो इसमें जैसे चौथा दिया हुआ विषय वस्तु को अरुचि उत्पन्न करना, तो ये तो गलती हो जाएगा, रुचि उत्पन्न की जाती है। अब प्रभावशाली बनाया जाता है, सृजनात्मक उत्पन्न किया जाता है और क्रियाशाली बनाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ये इस वीडियो ऐसी तरीके के क्वेश्चंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।